संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोग संधि प्रकरण से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं? संधि प्रकरण से। जैसे ही संस्कृत में आते हैं तो सबसे पहला पार्ट हम लोग का इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है कि संधि प्रकरण। इससे भी पहले छोटा पार्ट होता है जिसमें स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, उसमें भी बहुत सारा पार्ट होता है। तो वो सब की कहानी इसी वीडियो के बीच बीच में कभी कभी हम करते चलेंगे, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज संधि प्रकरण से। देखिए, जैसे ही हम लोग संस्कृत में चलते हैं तो एक तो होता है संधि। क्या होता है? संधि। और दूसरा होता है संधि विच्छेद। क्या होता है? संधि विच्छेद। तो दोनों टॉपिक को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ के बारे में किसमें पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली संधि का जो मतलब होता है, क्या होता है? तो जोड़ करना होता है। क्या होता है? जोड़ करना होता है या फिर मिलाना होता है। मिलाना या फिर मेल करना। ठीक। संधि का क्या मतलब होता है? जोड़। डैट मीन्स सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो दो शब्द अलग अलग दिया हुआ है, दोनों शब्दों को जब जोड़ करके एक जगह कर देते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और दूसरा पार्ट हम लोग को पढ़ना है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में क्या होता है कि बड़ा बड़ा शब्द दिया जाता है। जैसे कि संस्कृत में आप जानते हैं यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इतना बड़ा बड़ा पार्ट को एक साथ मर्ज करके दे दिया जाता है। क्योंकि संस्कृत का अपना फिलॉसफी है, अपना रूल है, उसके अनुसार वो अपना करता है, तो ऐड करना उसका मजबूरी होता है, ज़रूरी है, तो अपना ऐड करता है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको अलग अलग तोड़ करके पढ़ते हैं। संस्कृत में बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा जाता है तो एक साथ उसको उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसको तोड़ तोड़ करके अलग अलग रूप में उच्चारण करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को संधि विच्छेद जानना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि जब बड़ा बड़ा शब्द लिखा गया उसको तोड़ तोड़ करके सही तरीके से जो तोड़ा गया उसका अपना स्पष्ट कुछ मीनिंग तैयार हो, इस फॉर्म में इसको तोड़ा जाता है। तो सीधा सीधा कहा जाए तो शब्दों को सही प्रकार से तोड़ने की जो तरीका होता है वो कहलाता है संधि विच्छेद। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। और शब्दों को सही प्रकार से जोड़ने की जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि विच्छेद का मतलब आप समझ गए होंगे। संधि विच्छेद का क्या मतलब होता है? तो शब्दों को तोड़ने की कला, वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। और शब्दों को जोड़ने की कला क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग विशेष बात करेंगे संधि के बारे में। जैसे डैट मीन्स समझ लीजिए कि आपको यहाँ से किसी जगह पे जाना है तो जाने का तरीका आपको मालूम हो गया, तो वहाँ से रिटर्न होने का भी तरीका ऑटोमेटिक मालूम हो ही जाता है। उसी प्रकार से संधि और संधि विच्छेद देखने में लगता है दोनों अलग अलग पार्ट है, लेकिन जैसे ही संधि को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक संधि विच्छेद हमारा क्लियर हो जाता है। संधि जैसे ही हम शब्दों को जोड़ने का तरीका सीख लेते हैं, किसी शब्द का पार्ट अलग अलग दो पार्ट है, उसका उचित मात्रा के अनुसार ऐड कर दिए, सही तरीके से ऐड कर दिए, तो फिर तोड़ने का जो बारी आता है तो उसको सही तरीके से, जिसका दोनों का अपना अपना सार्थक मीनिंग हो रहा होता है, उसके अनुसार हम लोग तोड़ लेते हैं। तो सीधा सीधा कहा जाए जैसे ही हम संधि कंप्लीट करते हैं तो हमारा संधि विच्छेद ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं पूरा का पूरा संधि के बारे में। क्या चीज़ के ऊपर? संधि के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। संधि के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? संधि के बारे में। देखिए, एक्चुअली संधि कहते किसको है? तो संधि क्या कहलाता है? जब दो वर्णों को या फिर जब दो वर्णों के अत्यंत नज़दीक आने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब उसमें जो परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं? दो वर्णों के अत्यंत नज़दीक, निकट, समीप आने के कारण जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, या फिर विकार को कहा जाए तो परिवर्तन होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग संधि कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखते चलते हैं और आप भी इस वीडियो को देखिए, इसके साथ साथ कॉपी लेकर के डिफिनीशन सबको नोट करते चलिए। जो भी कहीं भी समझने में दिक्कत हो, समस्या हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप नंबर पे सीधा क्वेश्चन लिख करके शेयर कीजिए और यहाँ से हम आपको जवाब देते चले जाएंगे। ठीक ना?
तो आगे हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं संधि के बारे में। तो संधि किसको कहते हैं? तो संधि का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या तैयार किया है? जब दो वर्णों के अत्यंत नजदीक आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन को ही विकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकार बोला जाता है। ठीक ना? उसमें जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो वह संधि कहलाता है। जैसे रमा जोर ईसा। क्या है? रमा जोर ईसा। तो संधि के अंतर्गत हम लोग विशेष सारे पार्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आ की मात्रा है। जैसे देखिए, इसको हम तोड़ेंगे तो र म एक जगह रहने दीजिए, और इसमें आ का जो मात्रा है, आ को अलग कर दिए हम अपना तोड़ करके। ठीक, यहाँ पर बात करें तो ये प्लस अपना ई सह अपना जगह पर है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तब आपको ये समझ में टॉपिक पूरा आ पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे रमा लिखा गया तो हम र म हलंत एक जगह कर दिए और आ का मात्रा एक जगह कर दिए, और यहाँ पे ईसा है। तब यहाँ पर देखिए आ के मात्रा और यहाँ पर ई का मात्रा है। तो हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, आ जोड़ ई बराबर हो जाता है ए। क्या हो जाता है? ए का होता है एकले का मात्रा मतलब। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, आगे सोल्व करके इसको लिखेंगे। तो र अब म हलंत है तो म हलंत यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन जैसे ही ए की मात्रा इस पे लगाएंगे तो हलंत हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक ना? तो हलंत हमारा क्या हटा दिए? साफ कर दिए। जैसे ही फिर से देखिए, जैसे ही म में हलंत यहाँ पर है तो ए की मात्रा लगाएंगे तो हलंत खत्म हो जाएगा और ऊपर एकले का मात्रा आ जाएगा। एकले का मात्रा ले आए, और अंत में सह लगा हुआ है तो सह लिख देंगे। ये हमारा हो गया क्या चीज़? रमेश। तो यहाँ पर देखिए रमा है, ईसा यहाँ पर है, तो आज और ई मिल करके ए हुआ, मतलब दो शब्द अलग अलग है, बहुत ही नज़दीक आया, दोनों एक दूसरे के बगल के रूप में है। तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ए हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। वीडियो को आप पॉज करके, दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को आप पॉज करके पूरे के पूरे डिफिनीशन को कॉपी पे लिखते चलेंगे। एक्चुअली होता क्या है, बच्चा को लगता है कि हम समझ रहे हैं, सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर है, लेकिन जब एक बातों को पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन लगभग आपको 40% ही अचीव कर पाता है। उसको जब 2-3 बार पढ़ते हैं, इसलिए आप कॉपी में लिखिए और 2-3 बार उसको रिवीजन कीजिए, तब जा कर के ये टॉपिक आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। आगे की टॉपिक हम बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग संधि का बात किए हैं। संधि में देखिए, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग स्वर संधि कहलाता है, दूसरा भाग व्यंजन संधि कहलाता है, और तीसरा भाग विसर्ग संधि कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? पहला भाग स्वर संधि, दूसरा भाग व्यंजन संधि, तीसरा भाग विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? तो जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मेल हो रहा हो, किसका किसका मेल हो रहा हो? स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मेल हो रहा हो, तो वो हमारा स्वर संधि कहलाता है। ठीक, फिर से
जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तो अ आ ई उ री री मतलब ए ऐ ओ औ। मतलब संस्कृत में बात किया जाए तो कितने स्वर होते हैं? तो 13 होते हैं। हिंदी में बात किया जाए तो 10 ही होता है। संस्कृत में कौन कौन ऐड हो जाता है उसको भी हम बताएंगे, फिर आगे हम चलते हैं। तो ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का जो मेल होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ जब व्यंजन वर्ण का मेल हो या व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल हो तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबे स मूर्धन स दंती स ह। ये क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक, तो स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल हो या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो तो ये पूरा का पूरा पार्ट रखा गया है व्यंजन संधि के अंतर्गत। और लास्ट आता है वो है हम लोग का विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में हम लोग अनुस्वार और अह के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्वर संधि के बारे में और बारी बारी से सभी टॉपिक को हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलते चले जाएंगे। तो अभी बोर्ड को साफ कर रहे हैं और आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्वर संधि के भेद के बारे में। तो स्वर संधि, सबसे पहले बात करेंगे संधि के प्रकार के बारे में। ठीक ना, टॉपिक है संधि का प्रकार। संधि का प्रकार, ये हेडिंग क्या है हमारा? संधि का प्रकार। देखिए एक्चुअली लिखते हैं संधि मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला स्वर संधि। क्या होता है पहला? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तथा तीसरा क्या होता है? तो विसर्ग संधि होता है। क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक लिखा रहे हैं बिल्कुल आप कॉपी में वैसे ही तैयार करते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोचिंग क्लास करने की जरूरत नहीं है। संस्कृत की जितनी भी बातें हैं वो सारे के सारे टॉपिक को A to Z यहाँ पे क्लियर किया जाता है। तो आप विश्वासपूर्वक धैर्य के साथ सभी टॉपिकों को कॉपी पे नोट करते चलिए और बिल्कुल शेड्यूल वाइज हम सारी चीज़ पढ़ाते हुए अध्ययन कराते हुए आप लोगों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग आगे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अभी बात किए हैं कि संधि का प्रकार। संधि मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के अंतर्गत कितने प्रकार की संधियाँ होती है वो सारे के सारे बात करेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे तो व्यंजन संधि बात करेंगे और फिर बात करेंगे तो हम लोग विसर्ग संधि बात करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग सिस्टम वाइज तरीके से धैर्य के साथ धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सही तरीके से पूरे जानकारी को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, देखिए स्वर संधि किसको कहते हैं? तो स्वर संधि कहते हैं जब 2 स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मेल हो रहा हो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो
उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। लिखेंगे जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। सबसे पहले स्वर संधि है क्या? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण के बारे में। क्या है? स्वर वर्ण के बारे में। तभी हम, जैसा कि आपको बताए हैं कि हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो 10 होता है। कौन कौन होता है? तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। किसमें ये सब होता है? हिंदी में होता है। अ, आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। लेकिन जैसे ही संस्कृत में हम लोग चलते हैं, तो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं तो संस्कृत का बात करेंगे ना। तो जैसे ही संस्कृत में चलते हैं तो ये सब तो बिल्कुल सही रहता है। और आता है आ, ई, उसके बाद इसमें जुड़ जाता है ह्रस्व री। क्या है? ह्रस्व री। उसके बाद दीर्घ री होता है। देखिए कैसे लिखाता है, एक बार और घुमाते हैं यहाँ पर। ठीक ना? यहाँ पे एक ही बार घुमाया है, देख लीजिए ध्यान से, और यहाँ पे 2 बार घुमाया है। तो ये कहलाता है दीर्घ री। ह्रस्वी दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व री, दीर्घ री। और एक और टर्म जुड़ता है लिरी। क्या जुड़ता है? लिरी। मतलब अ, आ, ह्रस्वी दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ उ, री, ह्रस्व री, दीर्घ री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब का सब पाठ क्या कहलाता है? संस्कृत में सबका सब, ये सब जितने भी पाठ है ये सब स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। तो हम लोग अभी स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसका मेल होगा? स्वर वर्ण का ही मेल होगा। इसमें व्यंजन और विसर्ग नहीं आएगा। ठीक ना? तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्वर वर्ण किसको कहते हैं। ऐसे ही जो छोटा मोटा जानकारी होगा बीच बीच में, टॉपिक के बीच में हम देते चले जाएंगे, वो आप कंप्लीट करते चले जाइएगा। आपका पूरा बेसिक से ही संस्कृत आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं वो आप समझ गए होंगे। आगे इसका एग्जाम्पल नोट कराते हैं। इसको कॉपी पे नोट करते चलिएगा, सबको मिटाते हैं और इसका एग्जाम्पल बताते हैं। अभी परिभाषा लिखे हैं, जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। लिखेंगे जैसे वही पहला जो एग्जाम्पल लिखे थे, रमा जोर ईसा, तो क्या बना था? बराबर होता है रमेशा। ठीक। एग्जाम्पल अभी इतना ही लिखिए। आगे फिर क्यों होता है, कैसे होता है, काहे होता है, वो सारा का सारा टॉपिक हम डील करते चले जाएंगे। स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ लिए। अब स्वर संधि को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। क्या किया गया है? अलग अलग पार्ट में स्वर संधि को बांटा गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्वर संधि के भेद। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक हमारा बना स्वर संधि का, स्वर संधि का भेद। भेद को ही कहते हैं प्रकार। ठीक ना? स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग को मुख्य रूप से 5 संधि पढ़ना पड़ता है। क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है? सबसे पहला आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादी संधि। ये 5 संधियां हैं
जिसमें से सबसे स्वर संधि के भेद, तो सबसे पहला क्या होगा, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लिख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे ही भेद लिखना है तो यहाँ पे 2 डॉट देंगे और आगे लाइन देंगे, फुल स्टॉप यहाँ पे भूल करके भी नहीं दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि सेंटेंस हमारा समाप्त हो गया, लेकिन इसके आगे भी ये लगाएं, इसका मतलब है सेंटेंस हमारा समाप्त हो गया, तो इसको भूल करके मत दीजिएगा। ये साइन यूज कीजिएगा, इसका मतलब है कि इसके सेंटेंस में कुछ आगे भी हम लोग ऐड किए हुए हैं। तो इसमें पहला क्या होता है, पहला आता है दीर्घ संधि। कौन संधि आता है, दीर्घ संधि। पहला हुआ दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। क्या होता है, गुण संधि। तीसरा यन संधि। क्या होता है, यन संधि। चौथा लिखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि, सॉरी वह होगा, व यहाँ पे मत लिखिएगा, वह होगा, ठीक है, वृद्धि संधि। और तथा लास्ट होता है, लास्ट क्या होता है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि। न में यहाँ पर हलंत भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यन संधि, वृद्धि संधि और सबसे लास्ट आता है अयादि संधि। क्या आता है, अयादि संधि। सबसे पहले हम लोग चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किए थे, संधि प्रकरण में आए हैं, संधि के बारे में जाने हैं, फिर संधि के प्रकार जाने हैं, प्रकार के अंतर्गत आए हैं। तो बात किए हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसमें सबसे पहला टॉपिक में कौन आया है, तो स्वर संधि के अंतर्गत चले हैं। स्वर संधि के अंतर्गत आगे बढ़े हैं तो उसको डिफाइन करते हुए स्वर संधि को परिभाषित किए हैं, फिर स्वर संधि के भेद पे आए हैं, जो कि अभी यहाँ पे है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि, ठीक ना, 5 भेद होते हैं। उसके बाद आगे अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। तो वीडियो पॉज करके बोर्ड का जितना भी पार्ट है उस सभी पार्ट को कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग बोर्ड मिटाते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। ठीक, दीर्घ संधि कहता है कि जब 2 समान स्वरवर्ण हो, जब 2 समान स्वरवर्ण हो तो वो दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो लिखते हैं टॉपिक अ, आ, ई, उ, री, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को समझ लीजिएगा, पूरे का पूरे दीर्घ संधि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आ एक ग्रुप का है, ठीक। ह्रस्वरी इसको क्या पढ़ते हैं, ह्रस्वरी, और इसको पढ़ते हैं दीर्घरी, ठीक ना। तो ये दोनों एक टॉपिक के अंतर्गत है। ये ह्रस्व और दीर्घ एक कैटेगरी है, ह्रस्वरी और दीर्घरी एक कैटेगरी है। ए और ए ये एक कैटेगरी है, और अंत में जो बचा ओ और ओ ये एक कैटेगरी है, ठीक। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं दीर्घ, मतलब इसमें बड़ा अ है, आ है, तो इस दोनों में बड़ा कौन हुआ, तो ये हो जाता है। मतलब जब भी अ और आ एक साथ मिलेगा तो बड़ा वाला हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इसको सजा करके हम लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं अ प्लस आ मिल करके क्या होगा,
आ होगा, ये कौन कहता है, दीर्घ संधि कहता है। या फिर आ प्लस अ मिल करके क्या होगा, आ होगा। या फिर अ प्लस अ रहे, ये भी दोनों मिल करके आ हो जाएगा। या फिर आ प्लस आ रहे, ये दोनों मिल करके आ हो जाएगा। ये कौन कहता है, दीर्घ संधि कहता है। इस दोनों में जो बड़ा है तो दो समान स्वर वर्ण एक जगह मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से ह्रस्व ई और दीर्घ ई है, तो इसमें भी बात करेंगे तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई दोनों मिल करके क्या बनेगा, तो दीर्घ ई बनेगा। ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई रहे, कौन ही, ह्रस्व ई, ये भी मिल करके दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, ये दोनों भी मिल जाए तो भी दीर्घ ई ही होगा। और लास्ट टॉपिक है दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, तो दीर्घ ई बनाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। एक्चुअली जब भी हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है। बहुत सर भी होते हैं, वो बुक पढ़ करके बच्चा को पढ़ा देते हैं, सर को खुद समझ में आया कि नहीं आया कहना ही मुश्किल है, लेकिन बच्चा को समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो रटा देते हैं। एग्जाम का डर होता है मार डंडा से। वो कहावत वही है कि चाबुक शेर जो होता है मार चाबुक से उछलना कूदना सिखा देता है। तो वही बात होता है, जब एग्जाम का समय आता है तो हम लोग भी उछल कूद करते हैं, टीचर भी मारते हैं, रट्टाफिकेशन कर करके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है बारीकी से आप समझे, कॉपी पे नोट करें और 1 से 2 बार हर हाल में उसको रिवीजन कर लीजिए। जैसे ही रिवीजन कीजिएगा सारे के सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते हुए चला जाएगा। इसी प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ मिल करके क्या होगा, दीर्घ बनेगा। ह्रस्व री और दीर्घ री रहेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ री ही बनेगा। ए और ए रहेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ओ और औ रहेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। या फिर इसके अंतर्गत और भी टॉपिक आता है, वो टॉपिक अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की वीडियो सेशन को इतना ही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। कोई भी समस्या हो, किसी भी क्वेश्चन को नहीं समझ में आया हो, आप हमारे सीधा व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, आपका रिप्लाई हर हाल में देंगे। रिप्लाई देने में हो सकता है समय लगे, क्योंकि हम हमेशा रूम पे रहते नहीं हैं। तो जिस समय हम आपके मैसेज को देखेंगे विथ केयरफुली आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और पूरा समझाने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें और व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप अपना समस्याओं को भेजें। ठीक, आज की क्लास को इतना ही पे हम लोग ड्रॉप करते हैं।